लीगल रिपोर्टर के सभी वीडियो को देखने के लिए लीगल रिपोर्टर को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन जरूर दबाएं। नमस्कार, लीगल रिपोर्टर में आपका स्वागत है। मैं हूं विप्लव अवस्थी। हम लीगल रिपोर्टर के माध्यम से तमाम कानून के पहलुओं पर विचार करते हैं, तमाम देश के जाने माने वकीलों के साथ है। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की पूरी सुनवाई हो रही है और सुप्रीम कोर्ट ने कल सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस ने बहुत महत्वपूर्ण टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं विकास जैसे अपराधियों को बेल मिल जाना एक पूरा इंस्टीट्यूशंस का फेल्योर है। इस पूरी बातचीत के लिए, इस पूरी बातचीत चर्चा के लिए कि क्या सुप्रीम कोर्ट का जो कहना कि एक इंस्टीट्यूशन फेल्योर हुआ है वो कितना खतरनाक है, इसके क्या बड़े परिणाम है और सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी का क्या जो वाइडर एक कह सकते हैं एक बहु आयामी उसका क्या मतलब होगा, इसको जानने के लिए हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट से एडवोकेट अरविंद शुक्ला जी जुड़े हुए हैं। अरविंद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अरविंद जी का मैं परिचय देना चाहूंगा। अरविंद जी सुप्रीम कोर्ट में वकालत करते हैं, देश के जाने माने क्रिमिनल लॉयर हैं। जहां तक मकोका का सवाल है, गैंगस्टर एक्ट का सवाल है या पब्लिक सिक्योरिटी एक्ट का सवाल है, अनलॉफुल एक्टिविटी एक्ट का सवाल है, ये तमाम जो ऐसे कानून हैं जो कहीं ना कहीं आतंकवाद को रोकते हैं, उस पर लंबे समय से अरविंद शुक्ला जी प्रैक्टिस करते आ रहे हैं। अरविंद जी, मैं चूंकि इस लगातार देश इस विकास दुबे के प्रकरण को बहुत क्लोजली मॉनिटर कर रहा है, कल जिस तरह चीफ जस्टिस की टिप्पणी आई है, मैं पहला रिएक्शन आपको जानना चाहूंगा, इस पूरी टिप्पणी का क्या मतलब है इंस्टीट्यूशन फेल्योर? देखिए, जहां तक के सवाल है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इन चीजों को देखा। सबसे पहले आप देखें, शुरुआत में कोर्ट का कोई इंटरफेरेंस करने का इंटरेस्ट नहीं दिख रहा था, लेकिन बाद में जब ये चीजें खुल करके आए और मीडिया में इन चीजों का नजर किया गया और देखा गया कि शायद ये एक ऐसा कृत्य है जो पुलिस के द्वारा किया गया है जिसमें पूरे तरीके से फेक एनकाउंटर हुआ है और वो सारी चीजें रिफ्लेक्ट हो रही हैं उस फेक एनकाउंटर में, तो कोर्ट ने उसमें इंडल्जेंस दिया। अब इंडल्जेंस के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज को भी मॉनिटर किया कि एक अपराधी, चूंकि स्टेट की तरफ से एक एफिडेविट फाइल होगा और उस स्टेट के एफिडेविट के अंतर्गत ये विशेष तौर पे दिखाया गया कि शायद इसके अंदर यह अपराधी जो है जिसके ऊपर 64 मुकदमे हैं, उसके बावजूद भी वो निकल करके बाहर आ रहा है और निकल के बाहर आने के बाद उसको एनकाउंटर किया जा रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इन्हीं चीजों को विस्तृत रूप से चर्चित किया कि जब किसी अपराधी के ऊपर 64 मुकदमे ऑलरेडी दर्ज हों और वह एक सजा याफ्ता कैदी हो, उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा हो चुकी है, तो वो किन आधारों के ऊपर निकल करके पैरोल पे आया, ये एक अकेला बहुत बड़ा क्वेश्चन बन जाता है। क्योंकि रिपीटर ऑफ ऑफेंस को नॉर्मल कोर्स में ऐसी पैरोल नहीं दी जानी चाहिए। पैरोल तो कई बार ऐसा भी होता है जो बड़े बड़े अपराधियों को मिलती है, जो बहुत सारे मर्डर केसेस में होते हैं, टेररिस्ट एक्टिविटीज में, टाडा में, कोटा में भी होते हैं, उनको भी मिल जाती है। लेकिन ऐसी पैरोल जब दी जाती है किसी की डेथ में, किसी की मैरिज में, तो उन सब में कस्टडी के साथ में पैरोल दी जाती है कि वो जाकर के उन पर्टिकुलर पार्टिसिपेशंस में अटेंड भी कर सकें, लोगों के साथ में मिल भी सकें, लेकिन उसके साथ साथ वहां पर पुलिस की कस्टडी से वो फरार ना हो सकें। इस अपराधी को जहां तक उत्तर प्रदेश सरकार का, अरविंद जी, मैं उत्तर प्रदेश सरकार का उस एफिडेविट को देख रहा हूं जो सुप्रीम कोर्ट में फाइल किया गया है। 64 केसेस का जिक्र है इस पूरे एफिडेविट में कि 64 मामले हैं और बड़ा ये अजीब सा लगेगा आपको सुन के, 1998 में उनके खिलाफ पहली एफआईआर होती है और कंटिन्यू 2018, 19 और 20 तक, यानी कि जो अंतिम एफआईआर है वो 20 में 8 जो पुलिसकर्मी को मारा उन्होंने, उस पर है। कोई साल इसमें एफआईआर में नहीं बसता है। 98, 99, 2001, 2, 4, 5, कोई साल नहीं बच रहा है। मेरा सबसे महत्वपूर्ण सवाल है, पहला तो आप थोड़ा सा हमें ये बताने की थोड़ा सा कृपा करें, पैरोल के क्या आधार होते हैं? नंबर 1, पैरोल किस व्यक्ति को मिल सकती है? नंबर 2, और क्या इस मामले में जिस पर 1998 से लेकर और 2020 तक 64 मामले दर्ज हो, उसे आखिर किस सर्कमस्टेंसेस में, जो कि सुप्रीम कोर्ट कहीं ना कहीं इंडिकेट कर रहा है कि किस सर्कमस्टेंस में उसको पैरोल दी गई होगी? जी देखिए, पैरोल जेल के अंतर्गत, प्रिजनर्स एक्ट के अंतर्गत प्रावधान है जो अंग्रेजों के शासन के समय से चला आ रहा है, जिसमें बहुत सारे ऐसे लोग होते थे जिनको की सजा हो जाती थी और सजा होने के बाद, चूंकि बेल का प्रोविजन सजा के बाद नहीं है, अपीलेट कोर्ट से दी जा सकती है, और मान लीजिए कोई अपील के अंतर भी उसका सजा बरकरार कर दी गई, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसके घर में कोई ऐसा हादसा हो जाए,
परिवार में किसी की मृत्यु हो जाए, परिवार में किसी की शादी हो। कई बार ऐसा होता है कि पुत्री की शादी होती है, अब पिता का वहां मौजूद होना कन्यादान में आवश्यक हो जाता है। तो ऐसी परिस्थितियों में इसका प्रावधान रखा गया है कि प्रावधान के अंतर्गत प्रिजनर्स एक्ट में उस इंसान को कम से कम अपने इन सभी जो उत्सव होते हैं, जो पारिवारिक वो होता है, उसमें जाकर के वो सम्मिलित हो सके। और दूसरी चीज अगर मैं आपको बताऊं तो अगर आप हमारे देश की प्रक्रिया देखें तो हमारे यहाँ डेटरेंट थ्योरी ऑफ पनिशमेंट नहीं है, वी हैव रिफॉर्मेटिव थ्योरी ऑफ पनिशमेंट। और इसीलिए पैरोल के अंतर्गत एक स्पष्ट रूप से रखा गया है कि जो इंसान जिसको इस प्रकार की कोई सजा है और वो अपना लगभग 1 साल गुजार चुका है, उसके बाद जेल के अंदर उसका कैसा कंडक्ट रहा है, इन सब चीजों को देखने के बाद ही उसको पैरोल दी जाए या ना दी जाए, ये निश्चित किया जाता है। तो इसके अंतर्गत जहां तक सवाल है पैरोल का, पैरोल के अंदर सबसे पहली चीज है परिवार में कोई शादी हो जाए, कोई गमी हो जाए, कोई ऐसा उत्सव जिसके अंदर उसको सम्मिलित होना बहुत आवश्यक है, या परिवार में किसी की साथ में ऐसी कोई अनहोनी घटना हो जाए, किसी का ऑपरेशन है, किसी का मतलब कोई ऐसे इंसान का ऑपरेशन जिसमें इसका मौजूद होना बहुत जरूरी है। कई बार ऐसे भी प्रिजनर्स होते हैं जिनको की परिवार में दूसरा देखभाल करने वाली पत्नी की ऑपरेशन होना है, दूसरा कोई है ही नहीं, तो पति को जाना ही है। बिकॉज ऐसी सर्कमस्टांसेस के लिए ही इसका प्रावधान रखा गया, जिससे कि कोई भी इंसान अपने कानून की इज्जत करता रहे और ये समझता रहे कि उसने जो गलत किया उसकी सजा हो रही है, लेकिन आज भी कानून हमारे लिए खड़ा है, हमारी जरूरतों के साथ खड़ा है, तभी ये प्रावधान किया गया है। मैं आपका ध्यान इस तरफ ले जाना चाहता हूं, यूपी सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस ऑफ प्रिजनर्स रूल 2007, जिसका सेक्शन 6 सब सेक्शन 2 कहता है सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस मे नॉट बी granted to a prisoner convicted for heinous crime or to a habitual offenses if the DM or SP is of the opinion that the release of the prisoner may adversely affect peace and tranquility of the area। जिस रूल के तहत पैरोल का सिस्टम है, उसी रूल में कहा जाता है एक ऐसा व्यक्ति, आप विकास दुबे का उसका इतिहास आपको पता है, एक ऐसा व्यक्ति जो एक मामले में जिसको आजीवन कारावास मिल चुका था और लगातार एक बड़ी हिस्ट्री थी उसकी, उस अवस्था में उसको पैरोल आखिर किन मापदंडों के साथ दे दिया गया होगा? नहीं, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से लैप्स हो सकता है। जहां तक की सवाल है पैरोल कहां से ग्रांट की गई है, ये इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली चीज, प्रावधान के अंतर्गत पैरोल किसी भी इंसान को जेल से ग्रांट हो सकती है, कोर्ट से ग्रांट हो सकती है। जनरली जब कोर्ट से ग्रांट होती है पैरोल, तो कोर्ट नोटिस इशू करके उसके बारे में जानकारी लेता है कि प्रिजनर का कैरेक्टर क्या है, वो जेल के अंदर किस प्रकार से अपने को मेंटेन कर रहा है, कोई रिपीटिशन ऑफ ऑफेंस नहीं है, प्लस उसके खिलाफ किस प्रकार के कितने मामले दर्ज हैं। उसके भागने का मेन सबसे पहले कोर्ट ये देखती है कि या वो भाग जाएगा या वो वापस आकर के सरेंडर करेगा। जहां तक सवाल है विकास दुबे का, इसके खिलाफ 64 मुकदमे तो दर्ज हैं, लेकिन एक मुकदमे में सजा सुनाई गई है। बाकी मुकदमों का स्टेटस क्या है, ये इंपॉर्टेंट है जानना। हो सकता है कि इसके बाकी के मुकदमे जितने भी हैं उसमें ज्यादातर मुकदमों में उसके खिलाफ एक्विटल हो चुका हो, तो ऐसा भी हो सकता है कि ऐसे मुकदमे में जहां एक्विटल हो गया हो तो रिपोर्ट भी उस प्रकार से बन के आती है कि मान लीजिए साहब 64 मुकदमे के बारे में उन्होंने नहीं इन्फॉर्म किया या सिर्फ 20 मुकदमे बताया, 20 में से 18 एक्विटल हो गए, तो कोर्ट को कई बार ये इस बात का अंदेशा हो जाता है कि हो सकता है इसको झूठा ही फंसाया जा रहा हो। बिकॉज जब तक कि आज मीडिया ने उसका खुल करके हर एक चीज बताई है, अगर ये सब चीजें पहले से जानकारी कोर्ट में आती तो कोर्ट ऐसा नहीं कहता। लेकिन विशेष तौर पे जो टिप्पणी आज सुप्रीम कोर्ट के द्वारा की गई है, उन्होंने न्यायिक प्रक्रिया के अलावा पूरे सिस्टम को कहा है। पूरे सिस्टम का मतलब, अगर किसी भी अपराधी के ऊपर इतने कृत्य दर्ज हैं, इतने कुकृत्य जिसे कहते हैं केसेस दर्ज हैं और उस वो सजा याफ्ता भी है, तो उसकी रिपोर्ट 100% होनी चाहिए। दूसरी चीज, जेल के अंतर्गत जहां पर वो कैदी विचाराधीन है या वो सजा काट रहा है, वहां पर भी पूरी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए थी कि इसके खिलाफ इतने इतने मुकदमे दर्ज हैं। उसका सबसे बड़ा रीजन क्या होता है कि अगर एक आदमी को बेल हो जाती है तो उसके पास अगर दूसरी इंफॉर्मेशन जेल के पास नहीं है तो वो रिलीज हो जाएगा। हो सकता है उसके 10 मुकदमे और हो जिसमें वो वांछित हो। दूसरी चीज कि अगर कुछ ऐसे मुकदमे हैं जिसमें वो वांछित है और उसके बावजूद पैरोल हो रही है, तो जब तक उन मुकदमों में जो अभी तक की बेल नहीं हुई है, पैरोल भी ग्रांट नहीं हो सकती है। तो लैप्स तो सिस्टम की है, क्योंकि सिस्टम की तरफ से प्रॉपर रिपोर्ट नहीं भेजी गई है और इसी के अंतर्गत लाभ उठाते हुए उसको पैरोल ग्रांट हुई थी। अरविंद जी, मैं सुप्रीम कोर्ट के कई जजमेंट्स देख रहा हूं पैरोल पर,
मैं जस्टिस AK सीकरी के एक जजमेंट पे आपका ध्यान ले जाना चाहूंगा। 1993 सीरियल ट्रेन बम ब्लास्ट का ये आरोपी है, कन्विक्टेड है, अशफाक। उस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पब्लिक इंटरेस्ट ऑल्सो डिमांड दैट दोज हु आर हैबिचुअल ऑफेंडर एंड मे हैव टेंडेंसी टू कमिट क्राइम again and again after release on parole on having the tendency to become threat to law and order of society should not be released on parole। ये जस्टिस AK सीकरी के वर्ड है। जहां तक आपने लैप्सेस की बात कही, मुझे लगता है कि शायद अदालत को पूरी जानकारी ही नहीं दी गई, पुलिस की तरफ से पूरी सूचना ही नहीं दी गई, यानी कि साफ तौर पर देख सकते हैं कि एक बड़ा लैप्स पुलिस की तरफ से जहां तक विकास दुबे का मसला है उसकी पैरोल पर किया गया। लेकिन फंडामेंटली आप तो अबू सलेम के वकील रहे हैं और अबू सलेम को भी मिली थी और बाकायदा कस्टोडियल पैरोल उनको मिली थी। आपको क्या लगता है इस पैरोल के पीछे का जो मकसद है, जो सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में भी लिखा कि एक रिफॉर्मेटिव है, एक परिवार के संपर्क में जाने, उसे एक सोशल एक वातावरण देने के लिए पैरोल देना बहुत जरूरी है। तो जो मकसद है पैरोल का, आप उस पर क्या विचार रखते हैं? देखिए, जैसा मैंने बताया कि कोर्ट हमारे देश के अंदर रिफॉर्मेटिव थ्योरी ऑफ पनिशमेंट है। रिफॉर्मेटिव थ्योरी ऑफ पनिशमेंट का मतलब होता है कि कोई भी विचाराधीन कैदी या सजा याफ्ता कैदी जब वो जेल में रह रहा है तो ऐसी अपेक्षा की जाती है समय के उपरांत उसके अंदर के जितनी भी गलत भावनाएं थी वो सारी खत्म हो जाएंगी और वो अपने आप एक अच्छा इंसान बन करके जेल से बाहर निकलेगा। इसीलिए इसका प्रावधान रखा गया, जैसा आपने बताया, कि वो अपने परिवार के साथ में मिक्सअप हो सके। जहां तक सवाल है, कुछ विशेष परिस्थितियां हैं जिसके अंतर्गत पैरोल दिए जाने का प्रावधान है। इट इज नॉट अ लीव। ऐसा नहीं कि छुट्टी दे दी गई है किसी प्रिजनर को कि जाइए आप घर में रह करके वापस से आइए, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन स्पेशल परिस्थितियों में पैरोल ग्रांट होती है जिसका भी लिमिटेशन है कि मैक्सिमम 1 महीने तक ही पैरोल होगी। मान लीजिए कोई प्रिजनर है जिसका कि इलाज कराना जरूरी है, जेल के अंदर इलाज नहीं हो पा रहा, उसकी सर्जरी होनी है, तो ऐसे मैटर्स में भी कोर्ट कई बार पैरोल ग्रांट करती है और उसका जाकर के ट्रीटमेंट होता है प्रॉपर तरीके से। बिकॉज कस्टडी में ट्रीटमेंट करना, कई बार डॉक्टर्स कंफर्टेबल नहीं होते हैं तो प्रॉपर ट्रीटमेंट्स नहीं हो पाते हैं, तो कोर्ट उन चीजों पर पैरोल ग्रांट कर देती है। रही बात आपने कहा अबू सलीम का, तो अबू सलीम की माताजी का देहांत हो गया था, उसमें भी बॉम्बे की कोर्ट ने उनको पैरोल ग्रांट किया था और वो आकर के अपने माताजी के लास्ट राइट्स में जाकर के अपने घर गए, परिवार के साथ में सम्मिलित हुए और जाकर के पूरे तरीके से उन लास्ट राइट्स को खत्म करके उसके बाद जाकर के कोर्ट में सरेंडर किया। लेकिन ये भी मैं बताना इंपॉर्टेंट समझूंगा आपको इस स्तर पे कि कोर्ट के वो जेल के अंदर हमेशा हर कैदी की एक रिपोर्ट बनती रहती है जो सीक्रेटिवली बनती रहती है। हर 6 महीने के अंदर बना करके उसकी रिपोर्ट ऊपर शासन में भेजी जाती है, जेल के अंदर रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है, जिससे पता चलता है कि कैदी किस प्रकार से चल रहा है। कई कैदी ऐसे होते हैं जो जेल के अंदर भी लड़ाई झगड़े करते रहते हैं, उल जलूल हरकतें करते रहते हैं, तो उनकी रिपोर्ट्स एडवर्स होती है और ऐसे कैदियों को खासतौर पे पैरोल ग्रांट करने का मनाही हो जाती है। तो जो कैदी अच्छा कृत्य मेंटेन करते हैं, अच्छे ढंग से रह रहते हैं, कभी किसी के पास से मतलब मोबाइल बरामद होता है, किसी के पास से नहीं होता है, तो जो लोग अपने आप इस प्रकार की चीजों में लिप्त होते हैं उनको पैरोल ग्रांट करने के लिए कोर्ट बहुत रिलक्टेंट होती है, बिकॉज जेल की रिपोर्ट्स ऐसी आ जाती है। जी अरविंद जी, अब मुझे ये बताइए, तमाम आप मामलों में पैरोल के लिए तमाम एक्यूज की तरफ से पेश हुए हैं, अदालतों का पैरोल को लेके क्या रुख रहता है? अदालतों का पैरोल को लेकर के मोस्टली ऐसा रहता है कि थोड़ा सा लीनियंट होती हैं कोर्ट्स, और उसका रीजन ये होता है कि कोर्ट का सबसे पहला जो पैरोल का रूल ही है प्रिजनर्स एक्ट के अंतर्गत कि कम से कम पहली चीज तो ये है कि 1 साल की सजा भुगत चुका हो। अब 1 साल कोई आदमी जेल में रहा है और जेल की रिपोर्ट ऐसी आ रही है कि उसका अपने आप लोगों से संपर्क अच्छा है, उसने कोई ऐसा गलत काम नहीं किया है जेल के अंतर्गत अपने निवास में जिससे कि ये समझा जाए कि इसकी आज की डेट में क्रिमिनल भावनाएं जागृत हैं, ये दोबारा निकल करके क्राइम करेगा। तो एक तरीके से समझ लीजिए कोर्ट भी इस चीज को मानती है कि शायद परिवार के साथ में जाएगा तो क्राइम नहीं करेगा, और इन्हीं चीजों को देखते हुए परिवार के साथ मिक्सअप करने के अंदेशा से कोर्ट देती है, और वो भी मैंने जैसा आपको बताया कि स्पेशल सर्कमस्टांसेस में देती है। अगर पारिवारिक किसी फंक्शन के लिए, उत्सव के लिए, शादी के लिए, इलाज के लिए या किसी की मृत्यु के लिए, इन सब चीजों पे अगर पैरोल मिलती है तो वैसे भी अपेक्षा की जाती है कि आदमी ऐसे में बाहर जाकर के उसका दुरुपयोग नहीं करेगा और वो सम्मिलित होकर के वापस आकर के सरेंडर भी करेगा। पुलिस रिपोर्ट बहुत मुख्य होती है या अदालत का एक डिस्क्रिशन होता है
इसमें मामले में? नहीं, पुलिस रिपोर्ट बहुत ज्यादा मुख्य होती है, बिकॉज अल्टीमेटली किसी भी मैटर में जहां बेल या रिलीज ऑफ प्रिजनर का मैटर आता है, वहां कोर्ट कोई भी अपनी तरफ से बिना अपॉर्चुनिटी दिए प्रोसिक्यूशन को या पुलिस को कोई भी निर्णय नहीं लेती है, और हमेशा पुलिस से इस बात को मांगती है कि आप अपनी रिपोर्ट बताएं, जिसके बेसिस पर ही कोर्ट डिसाइड करती है कि इसके मामले में हमको रिलीज के लिए क्या ऑर्डर पारित करना है। तो पुलिस रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अरविंद जी, धन्यवाद बातचीत करने के लिए। पैरोल पे हमने तमाम चर्चा की आपके साथ, तमाम बातें समझने को आई, और सुप्रीम कोर्ट ने जहां तक विकास दुबे के मसले पर जिस तरह की टिप्पणी की है, इंस्टीट्यूशनल जो फेल्योर्स की बात की है, वो कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेटिव एक पुलिस की एक बेहद बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है। जैसा कि अरविंद जी ने कहा भी कि हो सकता है तमाम जो केसेस हैं उनके बारे में जानकारी, क्योंकि यूपी सरकार का जो मैं एफिडेविट मेरे पास है, जो मेरे साथ है, उसमें कहीं जिक्र नहीं है कि 64 मामलों में कितनों में बेल मिली, कितनों में कन्विक्शन हुआ। इस तरह के जो तमाम लीगल उसकी डायरी होती है वो नहीं इसमें एफिडेविट में बताई गई है। तो तमाम इस चर्चा के लिए फिर अरविंद जी लास्टली आपको धन्यवाद। फिलहाल लीगल रिपोर्ट में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। लीगल रिपोर्टर के सभी वीडियो को देखने के लिए लीगल रिपोर्टर को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन जरूर दबाएं।